हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल किसी कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो आज अपलोड हो रही है वीडियो। तो आज के वीडियो में 20 प्रश्नों को मैंने रखा है। ये सारे के सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड कम हैं आज, बल्कि ये इंफॉर्मेटिव ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 123। तो इसका आंसर हो जाता है 123, अर्थात डी। एक अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के सदन में रखा जाना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद सत्र शुरू होने के कितने दिनों के अंदर रखा जाना आवश्यक है? संसद सत्र शुरू होने के कितने दिनों के अंदर सदन पर रखा जाना आवश्यक है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह या 6 माह? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 6 सप्ताह के अंदर यदि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है उसको संसद सत्र शुरू होता है तो उसको 6 सप्ताह के अंदर सदन द्वारा पास करवाना रखना और पास करवाना आवश्यक है। नहीं तो वो 6 माह के अंदर, 6 माह की समाप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है दूसरा। तो आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 150? तो अनुच्छेद 100 कौन सा करता है? अनुच्छेद राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये करता है सी, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात किसी विधि के प्रश्न पर, किसी भी विधि के प्रश्न जो आए उस पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सही परामर्श कर सकता है और उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श राष्ट्रपति को प्रदान कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखने की है कि ये जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उसे चाहे तो मान सकता है या उसे नहीं मानेगा, अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन कौन से आयोगों की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस। भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सी आयोग की रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। या तो केवल एक आयोग का नाम दे देगा और पूछेगा, या जो है आपसे एक आयोग का नाम देगा, पूछेगा कौन पटल पर रखवाता है कौन नहीं रखवाता, नाम दे देगा, राष्ट्रपति रखवाता है, प्रधानमंत्री रखवाता है, ये सब, या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न रखा है, ध्यान से देखिए आप लोग इस प्रश्न को। भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सी आयोग की रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाता है? संघीय वित्त आयोग, यस, रखवाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, इसको भी रखवाता है। जबकि राज्य चुनाव आयोग इसकी रिपोर्ट को नहीं रखवाता। इसकी रिपोर्ट कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। तो आपके पास संसद के पटल पर कौन कौन सी रिपोर्टों को रखवाता है? तो ये तीनों रिपोर्ट रखवाता है। यहाँ पे होना चाहिए नहीं रखवाता है। ठीक है, नहीं रखवाता है, नहीं रखवाता है, ये तीनों रखवाता है। जबकि डी इसका आंसर हो जाएगा नहीं रखवाता है। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा प्रश्न अब देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न हो जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या जस्टिस M हिदायतुल्लाह? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो दोनों ऊपर वाले राष्ट्रपति थे मुस्लिम राष्ट्रपति, वैसे 3 अब तक भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति हुए प्रॉपर, और ये जो चौथे हैं ये तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे क्योंकि ये जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI थे,
और इनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न रहने पर इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कुछ समय के लिए कार्यभार संभालने का मौका मिला था। तो इसका आंसर जो है पांचवें प्रश्न का, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति थे, और ऊपर वाले ये दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग जानते ही हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगली चीज़ है कि उड़ीसा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और जस्टिस एम हिदायतुल्लाह सर, जो कि सीजेआई ऑफ इंडिया थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एक बार इनको जो है मौका दिया गया, जब एक बार राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे पद पे, तब इनको भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका प्रदान किया गया था। छठे नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ये प्रश्न वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एकमात्र जो राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध मतलब उनके सामने कोई दूसरा उनका प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं हुआ था, इसलिए निर्विरोध बिना विरोध के जीत गए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी और राधे कृष्णन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला सातवां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो इस प्रश्न को वैसे मैंने आपको बता दिया है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, बता दिया है। आप लोग इसको देख लीजिए और आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या होगा सातवें प्रश्न का आंसर। मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आठवें प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस एकमात्र राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरा किया? यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रपति हमारा है जिसने अपने 2 कार्यकाल पूरा किए और एकमात्र है, मतलब उनके अलावा किसी और ने पूरा नहीं किया, बस केवल एकमात्र वही हैं जिन्होंने पूरा किया कार्यकाल। वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधा कृष्णन? इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए उन्होंने, बाकी और किसी ने अपने 2 कार्यकाल पूरा नहीं किए। ठीक है, प्रधानमंत्रियों के रूप में यदि देखें तो किसने किसने अपने 2 कार्यकाल पूरा किए? तो एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने अपने 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा जो है जो 3 बार में से तीसरी बार वो बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई, 2 बार वो पूरा अपना कार्यकाल कर पाए। इंदिरा गांधी भी 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी अपने दूसरे कार्यकाल में हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार 3 बार बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, एक ही बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति के वैयक्तिक रूप में किस क्रम की थी? ये प्रश्न आप लोग बताइएगा कि वो किस क्रम की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? वैयक्तिक क्रम में वो किस क्रम की थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस क्रम की राष्ट्रपति थी? तो वैयक्तिक रूप में मतलब व्यक्तिगत रूप में किस क्रम की थी? 12वें नंबर, 13वें नंबर, 14वें नंबर या 15वें नंबर? तो वो 12वें नंबर की, व्यक्तिगत रूप में 12वें नंबर की थी और कार्यकाल के अनुसार वो 14वें नंबर की राष्ट्रपति थी। यानी इनसे टोटल 14वें नंबर की थी, लेकिन व्यक्ति के यानी आदमियों के अनुसार कितने आदमी टोटल वो हुए उस हिसाब से 12वें नंबर पे थी। ठीक, मैं समझता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। यानी जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 कार्यकाल पूरा कर लिए, ठीक है, तो इस हिसाब से ये पहुंच जाते 14वें नंबर पे। लेकिन अगर व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को 1 माने और इसके बाद जो है अन्य सबको 1-1 करके माने, तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, 10th नंबर प्रश्न देखते हैं। 10th नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको मैं कुछ चीज़ें इसमें अलग से भी बताऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। 10वें प्रश्न को, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? जो अभी वर्तमान में अपना राष्ट्रपति भवन है, इसको किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस,
एक्चुअली यहाँ एम नहीं होना चाहिए, एडविन होता है, एडविन, ठीक है। एडविन लुटियंस, जॉर्ज फ्रांसिस ली कार्बूजिया या राम सुतार। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझिए। इस प्रश्न का वैसे उत्तर तो हो जाएगा ए, लेकिन मैं आपको ये 2-3 लोगों के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आइए सुनते हैं क्या है महत्वपूर्ण इन लोगों के बारे में। जो ये लीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला जो पूरी तरह से डिजाइंड जो शहर था, पूरी तरह से सारी चीज़ें नियंत्रित तरीके से जो की गई, वो था चंडीगढ़, ठीक है। कौन सा था? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? तो चंडीगढ़ आप लोग जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी है, ठीक है, चंडीगढ़। उस राजधानी को जो डिजाइन किया था, वो किया था ये एक फ्रांसीसी थे, उनका नाम था ली कार्बूजियर। उनको नेहरू जी ने उनको नियुक्त किया था चंडीगढ़ की डिजाइन तैयार करने के लिए, उन्होंने इसको तैयार किया, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बता दूं कि राम सुतार जी जो हैं वो भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिल्पकार हैं। वो भी किस प्रकार के शिल्पकार? मूर्तिकार हैं, ठीक है। क्या है वो? मूर्तिकार हैं। और इनको काफ़ी प्रसिद्धि हासिल है, इनको पद्मश्री पुरस्कार वगैरह भी मिल चुके हैं। इन्होंने ही जो साधु बेट जो जगह है, गुजरात की साधु बेट जो जगह है, जहाँ पे सरदार पटेल की जो 188 मीटर की जो प्रतिमा लगी है, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो 182 या 188 आप लोग कंफर्म करके मुझे बताएं। तो उस प्रतिमा को डिजाइन करने का काम राम सुतार जी ने ही किया है। किसने किया है? राम सुतार जी। इनका जन्म हुआ है उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ भी रह रहे हैं, नोएडा में भी उत्तर प्रदेश के रह रहे हैं। तो राम सुतार जी ने ही उसको डिजाइन करने किया है, सरदार पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लगा होगा, क्योंकि इसमें कई सारे आपको अलग से भी इंफॉर्मेशन दिए गए। 11वां प्रश्न अब देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न को तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग उत्तर दे लेंगे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को बहुत बार आप लोगों को करवा दिया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से कुछ भी होता ही नहीं। जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वह अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाता है और पदेन सभापति हो जाता है, और साथ ही उसके जो भी भत्ता हैं, जो भी उसको सैलरी मिलती है, वो सारी की सारी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होती है, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, दोनों के संयुक्त प्रस्ताव द्वारा, या राज्य विधान परिषद के प्रस्ताव द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि उपराष्ट्रपति को किस उसके पद से हटाया जा सकता है, किस आधार पे? लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, दोनों संयुक्त प्रस्ताव द्वारा, या राज्य विधान परिषद के प्रस्ताव द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? राज्यसभा एक प्रस्ताव लाएगी, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, उस पर लोकसभा भी मुहर लगेगी, और दोनों के बाद फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार की महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक राष्ट्रपति को लेकर और दूसरा उपराष्ट्रपति को लेकर। ये उनके चुनाव से संबंधित दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने रखा, और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को काम आएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, या केवल ए और बी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात केवल ए और बी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, और इसमें सारे सदस्य भाग लेंगे।
जबकि जो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तीन लोग मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। जबकि लोकसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल दो चीज़ें भाग लेती हैं, एक लोकसभा के सदस्य और दूसरा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, 14वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान संसद में एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए थे? मतलब संसद वो गए ही नहीं। आप सोचिए, आप संसद क्यों नहीं गए होंगे? संसद इसलिए नहीं गए होंगे, उनका पूरी तरह से उनका जो है संसद पे अधिकार नहीं रहा होगा, यानी उनका पूरी तरह से बहुत ज़्यादा उनकी सीटें नहीं रही होंगी, विपक्ष हावी रहा होगा, इस कारण से नहीं गए होंगे। जवाब देना पड़ेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका उत्तर हो जाएगा, या चौधरी चरण सिंह, या चंद्रशेखर, या पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, कौन? चौधरी चरण सिंह। कहाँ नहीं उपस्थित हुए? संसद में एक भी दिन नहीं गए। वैसे उनका बहुत छोटा कार्यकाल था, बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं था, तो वो संसद नहीं गए तो काम चल गया, अदरवाइज बड़ा कार्यकाल होता तब तो जाना ही पड़ता। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। ये भी आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई? चौधरी चरण सिंह के, गुलजारी लाल नंदा के, जवाहरलाल नेहरू या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए यदि आपको पता हो, अदरवाइज मैं दे रहा हूं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल जो था, उस कार्यकाल में एक समय था 1991 का समय। उस समय भी भारत में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि हमारे पास धन का अभाव था, पैसे नहीं थे, तो हमने IMF की शर्तें मानते हुए, IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तें मानते हुए ये चीज़ें अपने जो हमारी बाजार व्यवस्था है उसमें लागू किया और दुनिया के लिए अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोले। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ एक ही वस्तु के वैराइटीज़ उत्पन्न पाए गए हैं। हमारे पास तब केवल एक कार हुआ करती थी, एम्बेसडर कार, तो आज हम देखते हैं कि हजारों प्रकार की हमारे पास कारें हैं। भूमंडलीकरण का ही सारा ये प्रभाव है। कुछ नुकसान भी है भूमंडलीकरण के, लेकिन फायदे भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव। सो एक्चुअली ये यहाँ पे 15वां प्रश्न है, यहाँ भी 15वां, ये 16वां हो जाना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, नंबर से क्या होता है, हमें ज्ञान मिलना चाहिए। 15वां प्रश्न देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, कौन सा शब्द? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मंत्रिमंडल, यानी मंत्रियों का जो एक ग्रुप बनेगा, कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? यानी पूरे संविधान में हमारे पास मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार यूज हुआ है, और वो यूज किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 74 में नहीं, आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 74 पहले क्वेश्चनों में मैंने बता रखा है कि इसमें प्रयुक्त जो शब्द है मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्री परिषद शब्द यूज हुआ है। ठीक है, मंत्री परिषद शब्द यूज हुआ है। ठीक है, तो 74 नहीं होगा इसका आंसर। 352, 356, 360 इसका आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 352। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल के सुझाव पर ही, मंत्रिमंडल के सुझाव, लिखित सुझाव पर ही राष्ट्रपति जो आपातकालीन घोषित करता है, राष्ट्रीय आपात, वो मंत्रिमंडल की लिखित सुझाव पर ही करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको दो चीज़ें जो बचती हैं इनको भी बता दूं कि अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राज्य में यदि जो प्रशासनिक तंत्र है वो विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति 356 के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा सकते हैं। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। और वित्तीय आपात का मतलब है यदि किसी कारण से भारत की वित्तीय स्थिति बहुत खस्ता हालत में आ जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकते हैं? राष्ट्र 360 में
जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न भी मैं समझता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, इसमें कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी जो लोकसभा की सदस्य संख्या होगी उसकी कुल संख्या जो होगी उसका 15% से अधिक प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में जो मंत्री होंगे, जो टोटल मंत्री होंगे उनका 15% से अधिक नहीं होगी। उनकी संख्या, मंत्रियों की संख्या जो लोकसभा कुल सदस्य संख्या का उसका 15% से अधिक नहीं होगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा डी। लेकिन आपको मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अन्य चीज़ें जो बची उनको भी बताना ही है। तो आपको मैं बता दूं 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। ठीक। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय, शहरी नगर निकाय से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन संबंधित है जो 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने कई सारी चीज़ें जोड़ दी था, उनमें से कई सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ। मूल रूप से 44वां संविधान संशोधन काम करता है दो चीज़ों के लिए। एक तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि वो मंत्रिपरिषद को किसी भी विधेयक को, जो विधेयक है, बिल है, उसको वो वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए। और दूसरी चीज़ इसी में कही गई है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार मात्र बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, समझ आया होगा। एक काम क्या किया गया कि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को बस लीगल अधिकार बना दिए गए। अभी तक जो फंडामेंटल जो राइट था वो हटा दिए गए। दूसरी चीज़ ये कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही राष्ट्रपति को किसी बिल को मंत्रिपरिषद को वापस पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दे दिए गए। 16वां प्रश्न था। 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का आधिकारिक जो दस्तावेज है, आधिकारिक दस्तावेज यानी बोले तो अथॉरिटी, जो भारत सरकार की आधिकारिक जो दस्तावेज है वो कौन सा है? सरकारी जो दस्तावेज है उनका वो श्वेत पत्र है, लाल पत्र है, भगवा पत्र है या पीला पत्र है? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इस जो भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है वो कौन सा है? वो है श्वेत पत्र। यानी भारत सरकार कोई भी बड़ा काम करती है या कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है तो श्वेत पत्र जारी करके उसकी घोषणा करती है। ठीक है, अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है 18 के लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यानी कितने लोग उसका समर्थन करने वाले होने चाहिए लोकसभा में? अगर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो 30 लोग, 40, 50 या 70। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 50 लोग कम से कम होने चाहिए जो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हो, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हो। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो लोकसभा, तो प्रधानमंत्री, जो सरकार होगी वो गिर जाएगी। लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तब तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है कभी। अभी आपने देखा होगा 1 दिन 2 दिन पहले ही यही अविश्वास प्रस्ताव हुआ था पाकिस्तान की संसद में, और जो वहाँ के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको कुछ ही सीटों से जीत हासिल हुई थी। आई थिंक 78 सीटों से उन्होंने टोटल लाई थी और कुछ सीटें, थोड़े ही सीटों से उन्होंने अपना अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास प्रस्ताव में बदल दिया था। यानी अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम संसदीय चुनाव का आयोजन कब हुआ? स्वतंत्र भारत में प्रथम संसदीय चुनाव का आयोजन कभी हुआ? 1947 में, 50 में, 53 में या 1951 में? तो प्रथम जो चुनाव भारत में हुए वो हुए 51 में। इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद। बार बार अनुच्छेद निकल रहा है। इतने दिनों से मैं कई दिन से अनुच्छेद ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसे हो रहा है। इसलिए
इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1951-52 में हमारे देश में स्वतंत्र भारत पहली बार चुनाव हुए थे। ठीक है, चुनाव, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान या रूस में? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में, उसकी राजधानी ताशकंद है, ताशकंद, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु क्यों हुई थी? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे अयूब खान, उनके बीच समझौता होना था। वो समझौता की जो सब समझौता जो करवाने वाला था वो था, कौन था? सोवियत संघ था, सोवियत संघ, जो कि 1991 में 1991 में टूट गया और उससे कई सारे देश जन्म लिया। ये जो देश आप देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ये सारे देश उसी के टूटने से बने हैं। तो इन्हीं में एक देश था उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी थी ताशकंद। वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। कैसे? शाम को समझौते वगैरह पे हस्ताक्षर हुए और सुबह लाल बहादुर शास्त्री जी मृत पाए गए। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जहर के कारण हुई थी, जहर दिया गया था उनको। अब ये जहर किसने दिया, इस पर एक फिल्म भी बनी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ताशकंद फाइल्स नाम से। अगला देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न आज का। लेकिन आपको 20वें प्रश्न में के लिए भी मैंने काफ़ी तैयारी की है, 20वें प्रश्न के लिए मैंने काफ़ी कुछ तैयार किया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। प्रश्न है, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? किस महापुरुष का समाधि स्थल है विजय घाट? ये आप लोग देखिए, बताइए। तो विजय घाट जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का या पीवी नरसिम्हा राव जी का? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु तो ताशकंद में हुई थी, लेकिन उनको जो समाधि स्थल उनका बना वो बना विजय घाट में, दिल्ली में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का कहाँ जन्म बना? विजय घाट, दिल्ली में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत के रहे हैं उनकी समाधि स्थल के बारे में बताऊंगा। आप लोग पेन कॉपी यदि हो तो उसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और अपने पेन कॉपी लेकर नोट कर लें। मैं आपको बताना शुरू करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो राजघाट है, राजघाट दिल्ली में, वो महात्मा गांधी, मैं वहाँ हो आया हूँ, महात्मा गांधी जी का वो समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है, दूसरा है चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं, तो उनका जो है चौधरी चरण सिंह का जो है जो समाधि स्थल है वो है किसान घाट। कौन सा? किसान घाट। ओके, और आप लोगों को मैं बताता चलूं, राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्राण घाट है, महाप्रयाण घाट, ये पटना में पड़ता है, महाप्रयाण घाट पटना में। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, गुलजारी लाल नंदा जी का है नारायण घाट। इसके अलावा मोरारजी देसाई जी का है अभय घाट। ठीक है, इसके अलावा जगजीवन राम जी का समता स्थल है, सब दिल्ली में है। अंबेडकर जी का जो है वो चैत्य भूमि है। ठीक है, अंबेडकर जी की जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है, महाराष्ट्र में। अगला आपको बता दूं कि एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है, और स्मृति स्थल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? स्मृति स्थल। स्मृति स्थल ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। ठीक है, स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी की जब मृत्यु हो गई तो उनको यहाँ पे दफनाया नहीं गया, दिल्ली में दफनाने के लिए उनको जगह नहीं दी गई। कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनको जगह नहीं दिया, उनको वापस, ये आंध्र प्रदेश के थे तो वहाँ वापस इनको वहीं ले जाया गया दफनाने के लिए। और लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनको राजघाट में ही दफनवाएंगे, राजघाट में ही दफनाया जाएगा इनको।
और दफनाया जाएगा मीन्स इनका जो समाधि स्थल बनेगा वो राजघाट में बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो राजीव गांधी थे, जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी इनको यहाँ पे जगह देने से इनकार कर दिए दिल्ली में किसी भी इनको समाधि स्थल बनाने के लिए। तो बहुत लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया और बोला कि यदि आप इनके लिए जगह नहीं देते हैं दिल्ली में समाधि बनाने के लिए तो हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी इन सब की समाधि खोद डालेंगे और सब कुछ उखाड़ देंगे। तो लाखों किसानों का दबाव देखते हुए तब राजीव गांधी ने इनके लिए जगह दी थी किसान घाट में। तो ये सब राजनीति है। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो आज के क्वेश्चन यही थे, इतने ही 20। आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।